नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, एनआईएस बोर्ड के 10th में यदि आपने पेंटिंग सब्जेक्ट लिया है और अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो साथियों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से आपको मैं मेरी कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों को जो मैंने पेंटिंग के नोट्स लिखा है वो आपको आज से बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथियों, आज मैं पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपनी कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों को लिखवाए। इसी प्रकार से मैं आपको दूसरे, तीसरे, चौथे सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसलिए साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले मिल सके। और साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि आप इतना पढ़ के भी जाओगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि मैंने आपको मेरी कोचिंग संस्थान में जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पे पहला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़की की धातु की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, नृत्य करती हुई लड़की की धातु की मूर्ति हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। सेकंड प्रश्न, नृत्य करती हुई लड़की की धातु की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, नृत्य करती हुई लड़की की धातु की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है। नेक्स्ट प्रश्न, नाचती हुई लड़की की धातु की मूर्ति में लड़की खड़ी है अथवा बैठी हुई है, यानी लड़की किस मुद्रा में दिखाई गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, नाचती हुई लड़की की धातु की मूर्ति में लड़की खड़ी हुई दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नाचती लड़की ने क्या परिधान पहन रखा है? साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह प्रश्न पिछले बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। एक और बात बता दूं साथियों, आप कॉपी और पेन साथ लेकर रखिए। जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम के समय आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हूबहू रिपीट होंगे। चलिए नेक्स्ट, नाचती हुई लड़की ने क्या परिधान पहन रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, नाचती हुई लड़की ने, यहाँ पे जो परिधान शब्द है, इस परिधान शब्द का मतलब होता है कि वस्त्र। तो नाचती हुई लड़की ने कोई भी परिधान नहीं पहन रखा है, अर्थात नाचती लड़की को धातु की मूर्ति में निर्वस्त्र दिखाया गया है, यानी लड़की को नंगा दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नाचती लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, आपको साथियों ठीक इसी प्रकार से प्रश्न के जवाब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपके जवाबों को देखकर ही बोर्ड के एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वह आपको अच्छे नंबर देने को मजबूर हो जाता है। तो आपको इसी प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब है, यहाँ पे आज की दिखा हुआ है, यहाँ पे होगा, नाचती हुई लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहली है, धातु की बनी यह मूर्ति सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मक व तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है, इस मूर्ति का केश विन्यास विलक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नाचती लड़की का केश विन्यास कैसा है? केश का यहाँ पे जो अर्थ है वो होता है बाल, हेयर। चलिए इस प्रश्न का जवाब है, नाचती हुई लड़की का केश विन्यास अन्य देवियों की छोटे कद की मूर्तियों के सजाए गए बालों के समान विलक्षण एवं एक जूड़े के रूप में बंधी हुई है, यानी जो इसके बाल है वो जूड़े के रूप में बांधे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बैल का शीर्ष कहाँ से मिला? यानी जो बैल का शीर्ष कलाकृति है वो कहाँ से मिली है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, बैल का शीर्ष रामपुरवा में मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बैल के शीर्ष का आधार कैसा है? तो इस प्रश्न का जवाब है, बैल के शीर्ष का आधार एक घंटे के आकार के उल्टे कमल के समान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बैल के शीर्ष फलक पर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है,
बैल के शीर्ष फलक पर राजकीय बैल का सिर रखा गया है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। साथियों, साथ साथ आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते रहिए, क्योंकि यह आपके पहले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने जो कोचिंग संस्थान में नोट्स लिखवाए, उन्हीं नोट्सों को मैंने आपके लिए टाइप करवाए और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, क्योंकि साथियों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में हूबहू रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न। अब बैल का शीर्ष कहाँ पर है? जो बैल का शीर्ष कलाकृति है वो वर्तमान में कहाँ है? तो इस प्रश्न का जवाब है अब बैल का शीर्ष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बैल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है, यानी सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब है बैल के शीर्ष की प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है, अशोक के काल में जितने भी बैल के शीर्ष बने हैं उसमें सांड का शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है। दूसरी विशेषता है, बैलों के शीर्ष को वर्तमान में रामपुरवा बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, रामपुरवा बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। थर्ड विशेषता है इसकी, बैल के शीर्ष की अति विशेषता उस पर की गई पॉलिश की चमक है, यानी जो बैल के शीर्ष की कलाकृति है उस पर जो पॉलिश की गई है उसकी चमक सबसे प्रमुख विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के निकट स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? साथियों यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रथम चरण। प्रथम चरण को ही हीनयान चरण के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम चरण में भगवान बुद्ध के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अश्वेत राजकुमारी ने किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अश्वेत राजकुमारी में जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे अत्यंत सहज है, यानी जो अत्यंत सहज रंगों का उसमें प्रयोग किया गया है उसमें चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात उसमें चटकीले रंगों का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अजंता चित्रों के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अजंता के चित्रों के दूसरे चरण। प्रथम चरण को आपने अभी देखा था, कहा गया था हीनयान, और जो दूसरा चरण है उसे कहा गया है महायान। तो दूसरे चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अश्वेत राजकुमारी किस युग की कृति है? जो ये कलाकृति है ये किस युग की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अश्वेत राजकुमारी की कृति गुप्त वाकाटक के काल यानी 2री से 6ठी शताब्दी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अर्पण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे अर्पण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के दौरान अनेक कार्य किए गए, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। तो प्रमुख कार्य कौन से हैं? पहला, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग सिंधु नदी के आसपास आजीविका चलाने हेतु कृषि कार्य करते थे। दूसरा प्रमुख कार्य है सिंधु घाटी नदी के किनारे अनेक वस्तुएं एवं अवशेष पाए गए हैं, जैसे मोहरे, चीनी मिट्टी का सामान, जेवर, औजार, खिलौने, लघु प्रतिमाएं एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं शामिल है। और तीसरे नंबर पर इन वस्तुओं एवं अवशेषों में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अनेक कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नाचती लड़की की भाव भंगिमा का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी जो नाचती हुई लड़की है उसकी भाव भंगिमा का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो चलिए, नाचती लड़की की मूर्ति धातु से बनी हुई है। यह सिंधु घाटी के
कलाकारों की कलात्मक और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस नृत्य करती हुई लड़की को निर्वस्त्र दिखाया गया है। वहीं उसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी हुई दिखाई गई हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गुजरात और राजस्थान में आजकल के आदिवासी लोगों को पहने हुए देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आकर्षण उसका केश विन्यास है। जूड़े के तौर पर उनके बाल बांधे गए हैं। यह मूर्ति लेटे हुए मुद्रा में है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। यानी जो नाचती हुई लड़की है उसकी भाव भंगिमा का जो अभी हमने एक्सप्लेन उत्तर किया है वही इसका संक्षेप में वर्णन है। यानी जो नाचती हुई लड़की थी उसका आपको कुछ वर्णन करना है कि आपको क्या क्या दिखाया गया है। उसी प्रकार वही इस प्रश्न का सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मौर्य युगीन कला के विषय में संक्षेप में लिखिए। भारतीय इतिहास में मौर्य वंशावली का राज्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक महान ने बहुत से जनहित कार्य किए तथा कला एवं वास्तुकला के उत्थान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिए उसने पूरे साम्राज्य में स्तंभों एवं शिलालेखों को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अथवा प्रतिष्ठित युग के नाम से जाना जाता है, क्यों? साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह 2 बार प्रश्न अभी तक आपके बोर्ड एग्जामों में रिपीट हो चुका है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से जरूर तैयार करिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के साथ साथ एक अच्छे शासक तथा सूर्यवीर ही नहीं थे बल्कि विभिन्न कलाओं के संरक्षक भी थे। गुप्तकालीन युग में मानवीय आकृतियों के प्रस्तुतिकरण में सुधार हुआ। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिच्छत्र तथा कुछ अन्य नगर इस गुप्तकालीन युग में कला के मुख्य कला केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। गुप्तकालीन वास्तुकला के नमूनों में कला में पूर्णता तथा कल्पना की शक्ति का अपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। इसी युग में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक और महान कवि हुए हैं। इसी आधार में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मौर्य युगीन मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं? मौर्य युगीन मूर्ति कला की निम्नलिखित विशेषताएं। तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे जितने भी पार्ट है उनके लगातार वीडियो सतत रूप से मिलते रहे। तो चलिए इस प्रश्न की जो मुख्य विशेषता है मौर्य युगीन कला की, तो उसमें पहली है मौर्य युग में कला के उच्च स्तरीय नमूनों के स्तंभ भारतीय कला की विशाल धरोहर है। दूसरी, मौर्य युग में तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तरीय कला के साथ साथ आम व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति की प्रथा एवं कला की अभिव्यक्ति के नमूने देवी की विभिन्न मूर्तियों के रूप में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट विशेषता है मौर्य युग के कलाकारों ने भारतीय कला के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया था। लास्ट विशेषता है मौर्य युगीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश स्थित सांची में देखने को मिलते हैं। तो ये थे मौर्य युगीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न, कुषाणों का क्या योगदान था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मौर्य काल के बाद कुषाणों का शासन प्रारंभ हुआ था। कुषाण भारत के बाहर से आए थे परंतु कुषाणों ने भारतीय कला एवं वास्तुकला के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। चलिए लास्ट प्रश्न है गुप्तकालीन चित्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो साथियों गुप्तकालीन चित्रों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
पहली, गुप्तकालीन चित्रों में होठों का थोड़ा सा टेढ़ापन रूप दिखाया गया है। गुप्तकालीन चित्रों में मूर्ति की आकृति को गोलाई के अनुरूप बनाया गया है। गुप्तकाल के अधिकांश चित्र लकड़ी पर की गई खुदाई पर बनाए गए हैं। तो साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने अपनी कोचिंग संस्थान में नोट्स में लिखवाए हैं, और पिछले हर एग्ज़ाम में इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के उसमें रिपीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों, आपने कॉपी पेन के साथ इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। यदि नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा। एक दिन में आपको एक पार्ट अच्छे से तैयार करना है, बाकी मैं कल नेक्स्ट दूसरा पार्ट भी डालने वाला हूं, तो कल आप दूसरे पार्ट को ज़रूर रिवाइज करिएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद किया है। यदि आपको पहली बार में याद नहीं हुआ है तो दूसरी बार रिवाइज करिए, तीसरी बार रिवाइज करिए, तब तक आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। और साथियों, जैसे ही आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई प्रश्न आएगा तो आप इसका इजीली से आंसर लिख लोगे, और उस प्रश्न के जवाब से जो आपके नंबर मिलेंगे वही नंबर आपका फ्यूचर निर्धारित करेंगे।